नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे शॉर्ट में सीबीएसई भी कहा जाता है, इसने 10th और 12 बोर्ड एग्जाम को लेकर के कुछ घोषणा किया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस पर हम डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपके लिए यह समझना जरूरी है कि ठीक है, सीबीएसई ने 10th और 12 बोर्ड को लेकर के कुछ बातें कही है, लेकिन यह यूपीएससी के लिहाज से आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, यूपीएससी के लिहाज से इसीलिए कि आपका जीएस का पेपर 2 जो है, जिसमें सोशल जस्टिस का एक सेगमेंट है, उसमें शिक्षा को लेकर के भी बातें की गई है, साथ में चाइल्ड वेलफेयर को लेकर के बात की गई है, बाल कल्याण को लेकर के बात की गई है। तो यहां पर यह देखना होगा कि यह टॉपिक जाकर के इससे जुड़ जाएगा। इसके अलावा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल सुधार की बात जो है लगातार की जाती रही है। इसी को लेकर के नई शिक्षा नीति 2020 भी लाया गया था, यह मुद्दा वहां से भी जाकर के जुड़ेगा। तो आपके लिए ऐसे सेगमेंट जो है, निबंध का जो खंड होता है एक पेपर, वहां भी यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहां सबसे पहले टॉपिक देखिए, सीबीएसई के रिजल्ट में नहीं मिलेगा डिवीजन। तो यहां पर सीबीएसई ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन को भी हम विस्तार से देख लेंगे। उस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने मोटे तौर पर यह कहा है कि 10th और 12 बोर्ड का जो एग्जाम अभी तक होता रहा है, 10th और 12 बोर्ड, तो इसका जो अब एग्जाम होगा इसमें डिवीजन नहीं दिया जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट जो एग्जाम देते हैं, पास आउट होते हैं, तो फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कुछ ना कुछ दिया जाता है उन्हें। अब इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। यदि आप यहां देखें, सीबीएसई नॉट टू अवार्ड ओवरऑल डिवीजन, क्या क्या कहा गया है, डिवीजन की बात की गई है, डिस्टिंक्शन और एग्रीगेशन इन क्लास 10th 12 बोर्ड एग्जाम। तो दो तीन बातें यहां पर की गई है कि डिवीजन भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि फर्स्ट डिवीजन होता था कि जिसे 60% आ गया वो फर्स्ट डिवीजन हो गया, इस तरह से सेकेंड डिवीजन, फिर थर्ड डिवीजन, तो इसे भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर डिस्टिंक्शन यानी कि किसी विषय में बेहतर परफॉर्मेंस होता था और कई सब्जेक्ट में रखा जाता था, कई बोर्ड कि 75 मार्क्स यदि किसी सब्जेक्ट में आ गया या इससे अधिक, तो आपको उस सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन दिया जाएगा। एग्रीगेट किया जाता था, यानी कि कुल जो जितने भी विषय में आपके मार्क्स आए हैं उसको जोड़ करके कुल मार्क्स बताया जाता था। इसके अलावा परसेंटेज दिया जाता था कि कितना परसेंटेज आपको ओवरऑल एग्जाम में आया है। तो ये सब भी अब नहीं दिया जाएगा। सीबीएसई ये घोषणा कर चुकी है और सीबीएसई ने यह बताया है कि यह 10th और 12 बोर्ड दोनों ही में प्रभावी हो जाएगा। और यह प्रभावी कब से होगा, इसी साल 2024 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। तो यहां पर ये बातें जो है महत्वपूर्ण हो गया है। अब यहां पर जैसा मैंने कहा कि यूपीएससी के लिहाज से देखें तो देखिए, आजकल क्या हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काफी बातें की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था इस तरह का होना चाहिए कि वह रटने की पद्धति से बाहर हो जाए, समझने और सीखने की बात की जाए, स्किल की बात की जाए, कौशल निर्माण की बात की जाए। तो ये सब जब चीजें हम चर्चा करेंगे, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये तो हो गया आपके लिए न्यूज, करंट अफेयर जो कहते हैं, तो करंट का ये न्यूज हो गया कि सीबीएसई ने घोषणा क्या किया। लेकिन इससे जो जुड़े हुए मुद्दे निकलेंगे, जो पहलू इससे निकलेंगे कि आखिर इसमें सुधार की जरूरत क्यों पड़ गई, आवश्यकता इसकी क्या रही होगी, नई शिक्षा नीति क्या है, इसमें नई शिक्षा नीति को लेकर के जो बातें की जा रही है वह कैसे और बेहतर हो सकता है सीबीएसई के इस घोषणा से, इन सब चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि 10 12 को लेकर के बातें की गई है, यह चीजें हमने चर्चा में देख लिया है। अब हम जरा नोटिफिकेशन देखते हैं कि एग्जैक्ट नोटिफिकेशन सीबीएसई का क्या आया है। देखिए, 30 नवंबर को सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन दिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, और इसका जो हेडिंग दिया है वही देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है सर्कुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12। चूंकि देखिए, बोर्ड एग्जाम जो होता है वह 10th और 12 में ही होता है और इस वक्त आप जानते हैं कि जब 10th और 12 आप किए होंगे, जो भी स्टूडेंट करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि छात्र और अभिभावक दोनों ही काफी तनाव में होते हैं। मतलब अभिभावक भी साथ साथ पढ़ रहा होता है, माता पिता भी दोबारा से ऐसे लगता है जैसे कि 10th 12 का एग्जाम दे रहे होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो छात्र के जो शिक्षक होते हैं ना, वह भी काफी तनाव में होते हैं। शिक्षक के अलावा जो स्कूल की व्यवस्था होती है वह भी, और इसके अलावा एक और वर्ग होता है, वह निश्चित तौर पर आपके लिए तनाव का कारण बनता है, वह है समाज।
या फिर रिलेटिव्स वगैरह कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर नज़र बनी रहती है 10-12 के बोर्ड के एग्जाम पे कि कितने % मार्क आया है, और इसके हिसाब से बच्चों का जो है योग्यता तय किया जाता है कि जिसके परसेंटेज बहुत अच्छे, इसका मतलब क्या है, वह छात्र अधिक योग्य है। सीबीएसई ने इस बात पर जोर दिया कि हम इस चीज़ को खत्म करने वाले हैं। हम क्यों माने कि परसेंटेज जिसको आया है, जिस सब्जेक्ट में अच्छा, वही स्टूडेंट बेहतर है, वही बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है या बुद्धिजीवी है, बल्कि इसके बाहर निकल करके हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि कौशल निर्माण, प्रैक्टिकल नॉलेज उसे हो, उसे तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो या किसी विषय की उसे जानकारी हो, स्किल हो, ताकि वह आगे बेहतर कर सके। तो इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए सीबीएसई ने बातें की। अब देखिए, जब ये बातें आएगी तो जाहिर सी बात है, एक शब्द आ जाएगा तनाव। जो बातें की जाती है ना, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, अवसाद में चला गया। तो आजकल मॉडर्न एज में मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत बातें की जा रही है। तो सीबीएसई का ये नोटिफिकेशन देखेंगे, और जब सीबीएसई ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसने यह भी कहा कि वह मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत सजग है, छात्रों के मेंटल हेल्थ को लेकर के। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा था कि जो 10th और 12th को लेकर के सीबीएसई का नोटिफिकेशन है, वह आपके लिए एक न्यूज़ है, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए इससे जो मुद्दा निकलेगा कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। लंबे समय से कहा जाता रहा कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है वह सर के बल खड़ी हुई है, तो उस शिक्षा पद्धति को सही करना है, शिक्षा व्यवस्था को सही करना है, तो सबसे पहले उसे पांव के बल तो खड़े कीजिए। और उसके लिए जरूरी था कि ये रटने की जो पद्धति थी उसे खत्म करना जरूरी था। और लगातार सीबीएसई, विभिन्न राज्य के जो बोर्ड हैं, वह भी लगातार इसके लिए काम कर रही थी। और अंततः भारत सरकार ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया, जिसमें आमूलचूल परिवर्तन को लेकर के बातें की गई है। उन सभी पर हम विस्तार से बात करेंगे। यहां देखिए, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th, ये हेडिंग दिया गया है। इसके तहत कहा गया है कि सीबीएसई को बहुत सारे ऐसे लोगों का सुझाव आ रहा था जो शिक्षाविद थे या अभिभावक थे या जो भी लोग छात्रों के इस हित से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं जो मेंटल हेल्थ से लेकर के जुड़े होंगे, उन सबों का सुझाव आ रहा था। उसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने कहा, नो ओवरऑल डिवीजन डिस्टिंक्शन एग्रीगेट शैल बी अवॉर्डेड। तो इस नोटिफिकेशन का जो कीवर्ड है, जो मुख्य बातें हैं, वह यही है। यहां पर इस चीज को लेकर के सीबीएसई बातें कर रही है। अब यहां पर सीबीएसई ने यह भी क्लियर किया कि आगे चल करके यदि वह छात्र कहीं एडमिशन लेता है, यानी कि मान लीजिए अब यहां परसेंटेज नहीं दिया जाएगा, डिवीजन नहीं दिया जाएगा, तो उसे कहीं आगे यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन लेना होगा, या फिर वह छात्र जो है आगे जाकर के कहीं जॉब करेगा, तो फिर उसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं की जाएगी, यह भी एक पैराग्राफ में इस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया है। उसको लेकर के भी हम बातें कर लेंगे आगे। अभी वर्तमान की प्रक्रिया क्या है, इसे समझ लेते हैं। आपने जब 10th क्लास में एग्जाम दिया होगा, 12 बोर्ड में एग्जाम दिया होगा, या जो छात्र 10th 12 में होंगे, जो बच्चे इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं या उनके अभिभावक देख रहे हैं, या आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपके छोटे भाई बहन होंगे या आपके कोई रिलेटिव्स होंगे, तो आप जान रहे हैं कि अभी तक क्या हो रहा है, परसेंटेज आता है ना, कि अमुक ने 10th में 80% प्राप्त किया, 12 में 90% प्राप्त किया, ठीक है। तो परसेंटेज के आधार पर तय किया जाता है उसकी योग्यता। तो अभी क्या है, अंक दे दिया जाता है, ठीक है, कि 5 सब्जेक्ट हुआ, 5 सब्जेक्ट में ओवरऑल कितने मार्क्स आए, पर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। अगर वो जैसे कि मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हो गया तो 500 का हो गया, 500 में अगर उसे 300 मार्क्स आया है, तो इसके आधार पर फिर क्या हो जाएगा कि परसेंटेज निकाल लिया जाएगा। एग्रीगेट मार्क्स किया जाता है, सभी सब्जेक्ट को जोड़ करके, अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो जोड़ के तय किया गया कि 300 मार्क्स आया है। तो ये सब चीज़ें अभी की जाती रही है। सीबीएसई इससे पहले जो है वर्ष 2020 में मेरिट सूची की घोषणा करना भी बंद कर दिया था। जो मेरिट सूची आता था, टॉप 10, ये सब चीजें सीबीएसई ने बंद कर दिया, क्योंकि उसका मानना है कि इससे छात्रों पर नकारात्मक प्रतिस्पर्धा का प्रभाव पड़ता है। छात्र जो है एक दूसरे से नकारात्मक प्रतिस्पर्धा में आ जाते हैं। आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं जलन होता है, ईर्ष्या होता है, उनके अंदर हीन भावना आने लग जाती है, एक दूसरे से तुलना करने लग जाते हैं। और यह जो उम्र होता है, ये 10th 12 करने का जो उम्र होता है, वो तकरीबन क्या टीन एज का होता है, 15 16 17 18 साल के स्टूडेंट होते हैं। उस वक्त यदि बच्चों में हीन भावना आ जाए तो वह ताउम्र चलता है, या इससे या तनाव आ जाए तो उसका प्रभाव जो है उम्र के लंबे समय तक देखा जा सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि उस उम्र में बच्चों को दबाव मुक्त रखा जाए, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। तो आप जरा समझिए कि एक घोषणा है छोटी सी, लेकिन इसका कितना व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है उसका अलग ही
प्रेशर रहता है समाज में। अब जब सीबीएसई ने यह घोषणा की है, जरा आप सोच सकते हैं कि यहां से भारत की पूरी स्कूली शिक्षा व्यवस्था तो बदल ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो है भारत की शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। इसके बाद मामला यही नहीं रुकेगा। अभी सीबीएसई ने यह घोषणा की है, इसी को कहीं न कहीं पहल में लाने वाले हैं कई अन्य राज्य के बोर्ड या अलग अलग जो बोर्ड हैं जो शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए यह जो है व्यापक प्रभाव समाज पर छोड़ने वाला है। अब मैंने आपसे कहा था कि चलिए, अभी तक आपने देखा होगा कि यदि आपने एडमिशन लिया होगा और आपको परसेंटेज आया होगा 85% और आपको बीटेक करना होगा या मेडिकल में जाना होगा या ड्यू के अलावा किसी और भी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना होगा, तो पहले तय किया जाता है कि आपने 12 में कितने परसेंटेज मार्क्स लाए या 10th में कितने परसेंटेज मार्क्स लाए, उसके आधार पर 12 में एडमिशन होगा। यही तो अभी तक होता रहा कि परसेंटेज देख लिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अब सीबीएसई कह रही है कि जनाब हम परसेंटेज को खत्म ही पूरी तरह से कर देंगे, परसेंटेज जैसी कोई स्थिति रह नहीं जाएगी। फिर ये जो बच्चे पास आउट करेंगे, ये 12 में करके या 10th करके 12 में या 12 करके यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, ठीक है, यहां पर कॉलेजेस में जाएंगे, तो फिर इनका एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी, इसको लेकर के नोटिफिकेशन में बातें कर दी गई है। देखिए यहां पर कहा क्या गया है, सीबीएसई ने कहा है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है 5 सब्जेक्ट ही लेता है, तो उसको कितने मार्क्स आए हैं। कोई यूनिवर्सिटी यदि मार्क्स के आधार पर ही एडमिशन देना चाहती है तो वह यूनिवर्सिटी खुद ही परसेंटेज निकाल ले। हम ये नहीं करने वाले, हम मतलब सीबीएसई बोर्ड ये नहीं करने वाली है, वह यूनिवर्सिटी निकाल ले उसका परसेंटेज जो उसको एडमिशन देना चाहती है। अगर 5 सब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसा आता है जिसमें कोई स्टूडेंट है वह मोर देन 5 सब्जेक्ट चूज करता है, ऐसा होता है ना, कुछ सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो यहां पर 5 से अधिक सब्जेक्ट चूज किया उस स्टूडेंट ने, तो सीबीएसई ने कहा कि यदि आपको परसेंटेज निकालना है यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, फर्दर जो हायर एजुकेशन में अगर वो स्टूडेंट जाता है, तो यहां से यदि आपको परसेंटेज निकालना है तो आप क्या कीजिए, 5 से अधिक सब्जेक्ट है, मान लीजिए 7 सब्जेक्ट उस स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, तो इस यूनिवर्सिटी से कहा गया कि आप क्या कीजिए, यहां पर 7 में से टॉप 5 सब्जेक्ट निकाल लीजिए। यानी कि उस 7 सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट होगा उसको किसी न किसी 5 सब्जेक्ट में सबसे अधिक मार्क्स आया होगा। चलिए यहां ऐसे हम देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक सब्जेक्ट में 1 2 3 4 5 6 और 7 सब्जेक्ट हो गया। 7 सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आए होंगे, एक में आया 80, एक में आया 89, 88 आया है, एक में 92 आया है, 95 आया है और यहाँ पर 90 मार्क्स आया है और यहाँ पर 88 मार्क्स आया है। ठीक है, ये 7 सब्जेक्ट में मार्क्स आया है। यदि 5 रहता तो पांचों का सीधा मार्क्स निकल जाता, लेकिन 7 है तो सीबीएसई ने स्पष्ट कहा है कि अगर मोर देन 5 सब्जेक्ट हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट हैं, यानी कि 5 ऐसे विषय जिसमें उसे अधिक मार्क्स आए होंगे, उसका आप निकाल लीजिए रिजल्ट। देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 ऐसे सब्जेक्ट, तो यहाँ पर 95 एक में आया है, 90 आया है, 92 आया है, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट यहाँ से निकला और एक 89 आया है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट और ले लीजिए 88 वाला। तो ये 5 सब्जेक्ट जो है उसके बेस्ट 5 सब्जेक्ट हो गए। इसके मार्क्स को जोड़ करके यहाँ से परसेंटेज निकाल लिया जा सकता है। ये यूनिवर्सिटी खुद कर ले, ये काम कहा गया है सीबीएसई के द्वारा कि आपको यहां पर देख लीजिए, इफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड फॉर हायर एजुकेशन और इन एम्प्लॉयमेंट, आगे जाकर के वह बच्चा जो है जॉब भी करना चाहेगा, तो जॉब करने में यदि मार्क्स उसके लिए रुकावट आ रहा है, यानी मार्क्स की जरूरत है, तो जो भी कंपनी उसे जॉब देगी, जो भी संस्था उसे जॉब देगी, उसके लिए भी अलग से प्रावधान कर दिया गया है कि आप अपने आप ही ये परसेंटेज निकाल लीजिए। तो यहां कहा गया कि द कैलकुलेशन इफ एनी मे बी डन बाय एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया। तो आपके मन में यह प्रश्न रहा होगा, यदि आपके कोई रिलेटिव हो या आप आगे चल के इस एजुकेशन सिस्टम को समझना चाहेंगे, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट होंगे तो समझना ही पड़ेगा और कोई कारण नहीं है, क्योंकि अब लंबे समय तक ये नहीं है कि 1 साल के लिए बोर्ड ने ये किया है, आगे ऐसा ही होने वाला है शिक्षा व्यवस्था, तो इसीलिए इस प्रोसेस को आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नामांकन कैसे होगा इसी के आधार पर हमने देख लिया। अब यहां प्रश्न ये आता है कि बदलाव की आवश्यकता क्यों हुई है। यह हमारे लिए सबसे जरूरी मुद्दा है। जो मैंने कहा ना कि हमें यह समझना है कि यह जो बदलाव की बातें की गई है, यह क्यों किया गया। लंबे समय से यह तो चल ही रहा था, चलने दिया जाता, लेकिन फिर इसकी आवश्यकता क्यों। तो देखिए सबसे पहले जो बातें की गई कि
स्टूडेंट जो हैं उनके ऊपर एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, पढ़ाई लिखाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और पढ़ाई लिखाई का प्रेशर यदि ज़्यादा रहेगा तो वह छात्र जो है उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी, वह किताबों में टेक्स्ट बुक में उलझा रह जाएगा। ठीक है, वह खेल कूद पे ध्यान नहीं देगा, संगीत पे ध्यान नहीं देगा, कहीं उसके कॉलेज में डिबेट कंपटीशन हो रहा है वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो है वह उसमें डेवलप नहीं हो पाएगा, और यदि ये नहीं हो पाता है तो उसका पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो एकेडमिक प्रेशर है उसको रिड्यूस किया जाए, इसके लिए भी बहुत ज़रूरत था। उसके अलावा क्या है, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन की बात की गई है। होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन का कहने का मतलब है शिक्षा की समग्रता को लेकर के। शिक्षा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, रविंद्रनाथ टैगोर ये उदाहरण दिया करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर को दरअसल भारतीय शिक्षा व्यवस्था से बहुत आपत्ति थी, इसलिए उन्होंने स्कूल में जाकर के बहुत पढ़ाई नहीं की थी। आप अगर टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी बहुत, ठीक है, उन्होंने पढ़ाई अधिक नहीं की थी, अकेले उन्होंने पढ़ा था, खुद से 100 अध्याय करके वो इतने जानकार बने थे। स्कूली शिक्षा को उन्होंने नकारा था क्योंकि उनका कहना था ये रटने की जो है स्कूल जो है रटने की व्यवस्था करती है। एक उदाहरण उन्हीं का देता हूं, उनका यह कहना था कि यदि मान लीजिए मैं 6 फीट का व्यक्ति हूं तो मुझे रहने के लिए घर की आवश्यकता है, तो क्या मुझे केवल 6 फीट का एक बना दिया जाए जगह और कहा जाए कि आप इसमें रहेंगे? क्या हमारा उससे काम हो पाएगा? क्या मैं गर्मामयी जीवन उसमें जी सकता हूं उस 6 फीट के मकान में? नहीं हो सकता ना। मुझे एक रहने के लिए एक कमरा चाहिए होगा, उसमें किचन चाहिए होगा, ड्राइंग रूम चाहिए होगा, पूरी तरह से मेरी एक स्टडी टेबल चाहिए होगा, एक बेड चाहिए होगा, जो भी मूलभूत आवश्यकता मेरी है ये सब मुझे चाहिए उसमें, है ना। तो यही कहने का मतलब है, शिक्षा की समग्रता की बात जब की जाती है तो शिक्षा का तात्पर्य केवल यह नहीं रह जाता कि उस स्टूडेंट को परसेंटेज कितना आया है, बल्कि उसका जो है आपको यह देखना पड़ेगा कि उस छात्र का चरित्र कैसा है, ठीक है, उसका स्वास्थ्य भी आपको देखना पड़ेगा, समाज को लेकर के उसकी क्या सोच है, वह दबाव को कैसे झेल पाता है, मतलब तरह तरह की चीजें देखनी पड़ेगी। हर चीज उसके पर्सनालिटी में होना चाहिए ताकि वह फेल होने के लिए भी तैयार रहे। अभी हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है, मान लीजिए एक शिक्षक क्लास में आते हैं, एक उदाहरण देता हूं, वह शिक्षक जो है क्लास में आकर के 60 स्टूडेंट उस क्लास में है और वह 60 बच्चों से एक ही बात कह रहे होते हैं कि इस बार एग्जाम आने वाला है 12 का बोर्ड, तुम लोग इस तरह से पढ़ाई करो, इतनी मेहनत करो कि टॉप करो। अब सभी बच्चों के पास एक ही इंफॉर्मेशन गया कि हमें टॉप करना है, हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे को टॉप करना है, और ये कितने बच्चों के पास इंफॉर्मेशन गया? 60 स्टूडेंट के पास। जरा बताइए टॉप इसमें से कितना करेगा? कोई एक ही करेगा ना, बाकी 59 का क्या होगा? बाकी ये 59 जो है ये इनके मन में यह भावना आएगी कि मैं फेल कर गया, हीन भावना इनके अंदर आएगा। तो अभी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है दरअसल इसी तरह की है। यही बात लंबे समय से कहा जाता रहा था और यही बात जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने कही कि हमें जरूरत है कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जो रटने की प्रक्रिया से बाहर होकर के सीखने, सिखाने और प्रयोग की शिक्षा व्यवस्था बन पाए। तो आप समझ गए होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन क्या होता है। इसके अलावा मैंने एक और बात कहा था आपसे, मेंटल हेल्थ को लेकर के। आजकल मेंटल हेल्थ को लेकर के काफी चर्चा चल पड़ा है और मेंटल हेल्थ को लेकर के चर्चा चला कोविड-19 के बाद। ये जो पेंडेमिक हुआ, यहाँ पर लोग चूंकि घर में बंद हुए, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई, कहीं आने जाने का, किसी से मिलने जुलने का अवसर नहीं रह गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों में क्या हुआ, तनाव होता चला गया। लोग जो है स्ट्रेस में आए और यह तनाव जो है आगे बढ़ता चला गया और अवसाद में कन्वर्ट हो गया। ठीक ना, लोग डिप्रेशन में जाने लगे, ओवर थिंकिंग करने लगे किसी चीज को लेकर के, और यह समस्या जो है लगातार बढ़ती चली गई। इसको लेकर के बहुत सारे केसेस ऐसे आए जहां पर सुसाइडल अटेम्प्ट हुए या लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में भी आपने ये देखा होगा, एक शहर है जिसको सिटी ऑफ सुसाइड कहा जाता है। उस शहर का नाम क्या है? कोटा। यहाँ पर आईआईटी और जी मेंस वगैरह की तैयारी के लिए छात्र जाते हैं। यदि आपने इंजीनियरिंग किया होगा, मेडिकल की तैयारी की होगी, तो हो सकता है आपने कोटा का नाम सुना होगा या वहां जाकर के इस शहर का दर्शन भी किया होगा। खूबसूरत शहर है, लेकिन इस शहर को कहा जाने लगा है कि यह शहर जो है आत्महत्या करने वाले बच्चों का शहर हो चुका है। चूंकि कारण क्या है? एकेडमिक प्रेशर बच्चों पे काफी पड़ने लगा, बच्चों की तुलना जो है एक दूसरे से होने लगी परसेंटेज को लेकर के। सभी
सभी बच्चों से यही कहा जाने लगा कि आपको टॉप करना है, जबकि करना टॉप कोई एक को ही था। और यह प्रभाव जो है, यह दबाव जो है, यह सिर्फ छात्रों की तरफ से नहीं होता है, समाज के तरफ से भी होता है, अभिभावक के तरफ से भी होता है, जैसा मैंने पहले भी आपको लेकर के कहा था। तो मेंटल हेल्थ को लेकर के सीबीएसई ने भी चर्चा किया था, इसलिए मैंने कहा सीबीएसई ने पहले ही 2020 में ही मेरिट लिस्ट देना बंद कर दिया। ये टॉप में ये हो गया ये सब बंद कर दिया उसने। पहले भी काफी देखा गया कि काफी बच्चे जो हैं इस पर नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ रहा है, और आगे बढ़ते हुए मेंटल हेल्थ पर काम करते हुए सीबीएसई ने एक कारण यह भी माना है। तो ये जो बदलाव है, यह कहीं ना कहीं सकारात्मक बदलाव को लेकर के बातें की जाती है। उसके बाद जो बातें की गई है कि यह जो फोकस किया जाएगा इस एजुकेशन का, वह लर्निंग प्रोसेस को लेकर के किया गया है, यानी कि सीखने की पद्धति पर। या अभी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है कि एक तरह से आप देखिए कि पूरी छात्रों को, जितने भी छात्र से आप बात करेंगे, वह क्या है, परसेंटेज पे फोकस करेगा, वह एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करता है, वह टेक्स्ट बुक पे ज्यादा फोकस करता है। वो छात्र, उसे लगता है कि वो टेक्स्ट बुक कर लिया, उसने 95% ला लिए तो वह बेहतर स्टूडेंट हो गया, और कई बार यह भ्रम भी आ जाता है कि 95% लाने के बाद वह बेहतर इंसान भी हो गया। तो यह जाकर के समस्या जो है बन जाती है। यानी कि समाज में फिर देखेंगे काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनका व्यवहार जो है काफ़ी निम्न स्तर का है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि प्रयोग में जो है व्यवहारिकता जो है समाज की, वह नैतिकता समाज की जो हम कहते हैं ना, वह गिरता चला जा रहा है। यह शिक्षा को लेकर के बातें की गई है। तो जो एग्जाम परफॉर्मेंस बेस्ड एजुकेशन है, उसको हटाने के लिए यह किया गया है। संतुलित शिक्षा का वातावरण भी होना बेहद जरूरी है। संतुलित शिक्षा का वातावरण कहने का तात्पर्य है कि आपने ऐसा देखा होगा, आपके मित्र बहुत सारे होंगे, उनमें आपने देखा होगा कि आपने किसी भी अपने मित्र को कहा होगा चलो खेलने चलते हैं, तो वह कहा होगा कि नहीं नहीं मुझे अभी पढ़ना है, मैं खेल नहीं सकता। आपने कहा होगा कि चलो कभी ऐसा करते हैं कि मूवी देख आते हैं, या कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है स्कूल वगैरह में, उसमें शामिल होते हैं, वह दूर भागता होगा कि नहीं नहीं मुझे इसमें नहीं जाना है। तो यह जो है संतुलित शिक्षा व्यवस्था नहीं हुआ, यानी कि वह छात्र जो है टेक्स्ट बुक तक सीमित रह गया, उसको बहुत सारे ज्ञान जो है शिक्षा का होना चाहिए था, वह नहीं हो सका। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर एक बात कहा करते थे कि पानी बीच मीन प्यासी, मोहे सुने सुने आवे हंसी। यानी कि एक मछली है जो पानी के बीच में रहती है, मछली है तो पानी में ही रहेगी, लेकिन वो मछली चिल्ला चिल्ला के शिकायत कर रही है कि मैं प्यासी हूं। अब ये सोच करके देखिए कितना हास्यास्पद बात है कि एक मछली पानी में है लेकिन वह प्यासी है। दरअसल भारतीय शिक्षा व्यवस्था को लेकर के यही बातें की जाती रही कि बहुत ज्ञानी है, बहुत सारी डिग्री है, पर वह सही मायने में बहुत जानकार तो हो गया है, लेकिन वह बुद्धिमान नहीं है, वह नैतिक व्यक्ति नहीं है। इसको लेकर के बातें की जाती रही। रटने की प्रक्रिया, सीबीएसई ने भी कहा है कि हम जो याद करने की मेमोरी बेस्ड जो एक लर्निंग प्रोसेस हो गया है, हम उसे खत्म करना चाहते हैं। और ये बात भी कहा है सीबीएसई ने कि नकारात्मक प्रतिस्पर्धा जो बच्चों के बीच आ गया है, इससे आ गया है। भाई भाई में देखेगा कि अभिभावक भी तुलना करते हैं कि देखो तुम्हारी बहन को 90% आ गया, तुम्हें तो 88% आया। मैं तो कई ऐसे छात्रों से मिला हूं, आप भी मिले होंगे, जिनको 95% आया है और वो फिर भी परेशान है। वह परेशान इसलिए है कि उसके बगल वाले को 95.5% आ गया। अब ये 5.5% के लिए वह जो है परेशान चल रहा है। तो ये जो नकारात्मक प्रतिस्पर्धा है, कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ को और हमारे बच्चों का जो भविष्य है उसे भी बेकार कर रहा है, उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इसीलिए इन सब चीजों से निपटने के लिए सरकार जो है लगातार प्रयासरत थी, शिक्षाविद जो थे लगातार सुझाव दे रहे थे, और भारत सरकार ने अंततः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर के आई और इसे लागू करवाने की कोशिश की जा रही है। विभिन्न जो है यूनिवर्सिटी, स्कूल, स्टेट ये इसको अभी अडॉप्ट कर भी चुके हैं। अच्छा, एक बात और कि आप जानते हैं कि 12 के बाद अभी विभिन्न यूनिवर्सिटी में CUET एग्जाम यानी कि एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके तहत जो है एडमिशन दिया जाता है। परसेंटेज को खत्म कर दिया गया है। उदाहरण के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का हम ले लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी देश का सबसे प्रतिष्ठित एक विश्वविद्यालय है। इसमें पहले परसेंटेज के आधार पर यानी कि मार्क्स आया, परसेंटेज निकला, कट ऑफ निकलता था हर सब्जेक्ट का, हर कॉलेज का, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और उसके आधार पर एडमिशन मिलता था। लेकिन अब जो है एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके आधार पर फिर यहां पर कॉलेज में दाखिला मिलता है। तो यह प्रोसेस भी बढ़िया है। 10-12 का परसेंटेज हटता है तो यह भी उसके लिए प्रभावी हो जाएगा। देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे के कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया था सरकार के द्वारा।
यह समिति जो रिपोर्ट दी है उसी रिपोर्ट के आधार पे एनईपी 2020 जो है वह बनाया गया। 3 साल की आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूलिंग कह सकते हैं। प्री स्कूलिंग कहने का तात्पर्य है कि बच्चा अभी पढ़ने के लेवल पे नहीं आया है, यानी कि उसे खेल कूद वगैरह सिखाया जाए, सामान्य जानकारियां जो है, बैठना कैसे है, खेलना कैसे है, किसी से बातचीत कैसे करनी है, यह सब चीजें सिखाई जाए और यह सब खेल खेल में सिखाया जाए। गांव में देखते होंगे आंगनवाड़ी वगैरह पंचायत में होता है, प्री स्कूलिंग भी होता है। इसके साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था की गई है। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को याद किए जाने वाले तथ्यों के स्थान पर परीक्षण पर जोर दिया गया है, प्रैक्टिकल एग्जाम पर ज्यादा जोर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि सभी छात्रों को 2 बार परीक्षा देने की इजाजत होगी 1 साल में, यानी कि छात्र यदि एक एग्जाम में फेल कर जाते हैं तो उन्हें दबाव लेने की जरूरत नहीं है, वो दोबारा आप परीक्षा दे दीजिए। क्योंकि देखिए, एग्जाम में फेल कर जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप जीवन में फेल कर गए। संभव है वह एक दिन आपका बेहतर नहीं था। आप भी जब यूपीएससी का एग्जाम देने जाएंगे, संभव है कि आप प्रीलिम्स एग्जाम में जाएंगे, आपने बहुत मेहनत की है पिछले 1-1.5 साल से, लेकिन हो सकता है उस एग्जाम में वह 2 घंटा का समय है वह आपके लिए बहुत फ्रूटफुल ना हो। हालांकि ऐसा हो ना, लेकिन ऐसा हो तो सकता है। तो इस जो कंडीशन है, ये जो हारने की स्थिति है, इसके लिए भी तैयार होना चाहिए। और यह तैयार करना किसका काम है? वह भी शिक्षा व्यवस्था का ही काम है। तो यह बातें की गई, तो यहां से आप देखेंगे कहीं यही चीजें जो है निकल के आ रही है कि 2 बार आपको 2 अटेम्प्ट दिया गया है। यूपीएससी भी आपको देती है 6 अटेम्प्ट की, एक बार फेल कर जाइए कोई बात नहीं, आप योग्यता है, आप फिर से तैयारी करके आइए, आप जगिए उठिए और फिर से तैयारी में लग जाइए। तो यूपीएससी भी ये करती है। कक्षा 6 से इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है, ताकि छात्रों में जो है ना एक व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के जागरूकता बढ़ सके। कम से कम कक्षा 5 तक स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की बात की गई है प्राइमरी एजुकेशन में। महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता राष्ट्र के, वह इस बात पे काफी जोर दिया करते थे कि जो प्राइमरी एजुकेशन हो वह मातृभाषा में हो। जैसे कि कोई व्यक्ति है, तमिलनाडु का रहने वाला बच्चा है, तो वह तमिल अच्छे से समझ सकता है। मातृभाषा मतलब माँ की भाषा, वह माँ के कोख से लगभग सीख के आता है। उसको सीखने के लिए उसे अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उस माहौल में वो भाषा होता है। भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका माहौल ही है। किसी भाषा को पढ़ के सीखना वाकई मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, तो यही बातें यहां पर की गई। कोई बच्चा अगर बंगाल में रहता हो तो वो बांग्ला भाषा में 5वीं तक की अपनी पढ़ाई कर ले, तो उसे रटने की जरूरत ना पड़ेगा। उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना भी की गई। ये सभी जो है नई शिक्षा नीति को लेकर के बातें की गई थी। अब इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है, और प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? 4 विकल्प यहां दिया गया है। हमने कौन सा जवाब सही है उस पर बात किया है, विस्तार से आपको बताया है। आप ये जो अभी सीबीएसई ने 10th और 12 बोर्ड को लेकर के नया सर्कुलेशन जारी किया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? या आप जब 10th और 12 में थे उस वक्त बोर्ड एग्जाम को लेकर के आप पर क्या प्रेशर है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं खुद पढ़ूंगा और आपसे इसके माध्यम से संवाद भी करूंगा। इस जो प्रश्न था इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बिल्कुल मुस्कुराते रहिए जिस तरह से ये इमोजी मुस्कुरा रहा है। अपना ख्याल रखिए। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ। थैंक यू।